Welcome all to the analysis hole. Please like, share, and subscribe to the black hole for knowledge exploration. So, students, today we will discuss the poem by Thomas Hardy. The full explanation of this poem, After a Journey. After a Journey is written by Thomas Hardy. और ये उनके जीवन में जो खोए हुए यादें हैं, अपने प्रिय जो उनकी वाइफ थी उनको याद करके उनकी जो फीलिंग्स थी उसको एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम में। और अपने जो उनकी फीलिंग्स थी, जो पेन वो महसूस करते थे उनकी डेथ के बाद, वो पोइट ने एक्सप्लेन किया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू फर्स्ट स्टेंजा। आई कम टू इंटरव्यू ए घोस्ट। तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि मैं एक घोस्ट का इंटरव्यू लेने आया हूँ। अ फैंटम ऑफ एन अर्लियर डे, मतलब एक बीते हुए दिन की छाया से मैं एक इंटरव्यू लेने आया हूँ उसका। हर लुक इज़ स्वीट एंड विस्टफुल, उसका जो चेहरा है बहुत ही स्वीट है पर उदास है। हर थिन हैंड्स रेस्ट अपॉन हर नी, और उसके जो पतले पतले हाथ हैं वो उसने घुटनों पर रखे हुए हैं अपने। हर हेयर इज़ इन द ओल्ड फैशन वे, और उसके जो बाल हैं पुरानी तरह से ही बंधे हुए हैं, पुराने अंदाज में बंधे हुए हैं। इज़ स्टिल एज व्हेन आई ड्रीव नियर हर ग्रे, और आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, ग्रे कलर के। सो इन दिस स्टेंजा द speaker is Hardy himself. The poet Thomas Hardy himself addresses a ghost, which symbolizes the memory of his deceased wife. तो यहाँ पे वो अपनी वाइफ को याद कर रहे हैं जिसकी डेथ हो चुकी है। He describes her as sweet and wistful, with her hands resting on her knee, a posture that suggests calmness and resignation. तो ये उनका जिस तरह से वो बैठी हुई थी, जैसे पोएट अपनी वाइफ को देख रहे थे, उनके हाथ जो थे अपने घुटनों पर रखे हुए थे, इससे ये दिखाई दे रहा था कि उनके अंदर एक कामनेस है। द मेंशन ऑफ अ ग्रे हेयर वॉर्न इन द ओल्ड फैशन वे, और जो उनके जो बालों का जो पोइट ने मेंशन किया है कि वो पुराने तरीके से ही बंधे हुए थे। तो इसका वो दिखाना चाहता है कि वे उसको अब भी उसी तरह देखते हैं अपनी वाइफ को जैसे वो अपने लाइफ टाइम में थी। और एंड द यूज़ ऑफ इंटरव्यू सजेस्ट अ कन्वर्सेशन ऑफ एनकाउंटर विद द पास्ट। Now we will move on to second stanza. Your eyes on me were as that robe. तुम्हारी आंखें मुझ पर पहले जैसे ही थीं, वो उस घोस्ट को बोल रहे हैं। Over tedious riddles solved years ago, और जैसे पहले पुरानी पहेलियों को हल किया गया हो, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी आंखें मुझ पर हैं। Your voice set free the soft reply, और तुम्हारी आवाज़ ने बहुत धीरे से मेरी जो मैं बोल रहा था उसका रिप्लाई किया। For while you watched me there, जब तुम मुझे देख रहे थे इस तरह से, वो बोली, You let fall words that would give all, और तुमने ऐसे शब्द बोले जो सब तुम मुझे पहले बोलते थे। बट आर नाउ एज अ टेल लॉन्ग टोल्ड, लेकिन अब ये शब्द एक पुरानी कहानियों की तरह हो गए हैं, उस घोस्ट ने उसको बोला, थॉमस हार्डी को। सो द फुल मीनिंग ऑफ दिस स्टेंजा 2 इज़, इन दिस स्टेंजा the speaker reflects on the connection he once shared with his wife. तो इसमें
जो है पोएट उस संबंध को याद कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मतलब शेयर किया था. Her eyes once held an understanding of tedious riddles, implying that their relationship had once been full of challenges that they had overcome together. तो अब उनकी आंखों में वह समझ थी जो उन्होंने मिलकर अपने दोनों ने मिलकर अपने जीवन की चुनौतियों को सामना करके हासिल की थी. However, these challenges and the words exchanged between them have now become a tale long told. और जो भी उन्होंने जो भी चैलेंज फेस किए या जो भी उन्होंने बातें की वो अब एक पुरानी कहानी की तरह हो गए थे. emphasizing the finality of their absence and lingering sense of loss. तो इससे पता चलता है कि वो बहुत अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहे थे, उसके लॉस को वो मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा 3. You are past love, praise, indifference, blame. अब वो बोल रहे हैं पोइट जो है, तुम अब लव या प्रशंसा या उपेक्षा या हर एक दोष से बहुत बहुत दूर हो गई हो. और एनीथिंग दैट में फॉलो अपॉन मॉर्टल सिन, या किसी भी सांसारिक चिंता से तुम अब मुक्त हो चुकी हो. यू आर बियॉन्ड द रीच ऑफ प्रेज, अब तुम किसी भी प्रशंसा से बहुत ही परे हो, बहुत ही दूर हो गई हो. एंड रीप्रूफ एंड द स्वे ऑफ मैन, और किसी भी कोई भी अब तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता, उस सब से तुम बहुत दूर जा चुकी हो. बट यू आर स्टिल एज यू वर द सेम, लेकिन तुम अब भी वैसी ही हो. एंड आई न्यू यू वंस व्हेन आई ड्रॉ यू इन, और जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ जब हम साथ थे तो तुम्हारी सब वही बोलने का ढंग, तुम्हारे बाल बनाने का तरीका, सब कुछ वही पहले जैसा है, लेकिन तुम अब इस सांसारिक चीज़ों से बहुत दूर जा चुकी हो. सो फुल मीनिंग ऑफ दिस स्टेंजा इज, हियर थॉमस हार्डी acknowledges that his wife is beyond the reach of any mortal concerns. कोई भी मॉर्टल कंसर्न है वो सब उससे बहुत दूर जा चुकी है, चाहे वो लव है, praise, indifference or blame. Her death has placed her beyond any earthly influence or judgments. Despite this, in his memory, she remains unchanged and she was when they were together. तो यहाँ पर जो हैं थॉमस हार्डी वो बोल रहे हैं कि उनकी जो वाइफ है वो भी सभी जो इस वर्ल्डली जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड की, उन सब से बहुत परे जा चुकी है, लेकिन उनकी जो यादों में जो वैसी ही है जैसे वो पहले थी अपनी लाइफ टाइम में. नाउ स्टेंजा नंबर 4. आई सी वॉट यू आर डूइंग यू लीन, और पोएट बोल रहे हैं अपनी वाइफ को, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो, तुम झुककर क्या देख रही हो. एंड यू लुक एट द पेजेस ऑफ वन who could praise you now, और अब तुम उन्हीं पन्नों को देख रही हो जिन्हें कभी कोई तुम्हें मतलब कोई तुम्हारे उन पेजेस को पढ़ता था तो तुम्हें उसकी उन पेजेस की प्रशंसा मिलती थी जो भी तुम कुछ लिखती थी. इफ़ इट वर वर्थ वाइल टू प्रेज, और अगर वह प्रशंसा अभी भी मायने रखती है, बट इन यू देर इज़ नथिंग नाउ दैट वुड जस्टिफाई अ थाट, लेकिन अब तुम में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी विचार को
उचित ठहराया जाए। Yet still I draw nigh to the screen. फिर भी मैं उस पर्दे के पास जाता हूँ। And catch your shape and fall back in a daze. और तुम्हारा आकार देखकर चकित होकर पीछे हट जाता हूँ। The full meaning of this stanza is, in this stanza Hardy sees his deceased wife as she leans over, seemingly reading something that could have been praised in life. तो वो कवि जो है अपनी वाइफ को देख रहा है कि जैसे वो कुछ पढ़ रही है, और जो वो ऐसी चीज़ें पढ़ रही है जो उसने खुद लिखी थी और उसके लिए उसको प्रेज़ मिला था, मतलब उसकी प्रशंसा हुई थी। However, he realizes that in death such praises holds no value. जबकि उसको पता है कि डेथ के बाद इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती थी। Despite this, he continues to approach the screen, possibly a metaphor for the veil between life and death, only to fall back a daze overwhelmed by the encounter with a memory. तो वो बोल रहे हैं कि मृत्यु के बाद ये चीज़ें अब महत्व नहीं रखती जो कभी रखती थी, फिर भी उसकी यादों के पर्दे के पास जाते हैं और उसके आकार को देखकर चकित हो जाते हैं। Now we will move on to stanza number 5. What have you now of the gentler love? मतलब poet is saying that अब तुम्हारे पास उस कोमल प्रेम का क्या है? That once brought sweetness to life with you. जो कभी तुम्हारे जीवन में एक मिठास लेकर आता था। और that made your voice quaver. या वह जो कभी कांपती थी, वो आवाज़ जो कभी कांपती थी। You are sure of being beyond all care. अब तुम सब चिंताओं से परे हो। वो अपनी वाइफ को बोल रहा है, पोइट जो है। Of the loving of now or the pity that grew. मतलब अब जो भी प्रेम था या उस दायरे से तुम बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल परे हो गई हो, जो भी प्रेम या दया थी। When I saw your face grow pale. और तब जब मैंने तुम्हारे चेहरे को पीला होते देखा। तो in this stanza the speaker questions what remains of the love that once brought joy and tenderness to their lives. तो जो पोएट है जो उसका वाइफ के साथ जो भी लव था, जो भी स्वीटनेस थी उसकी मेमोरीज़ में, वो उनको याद कर रहा है। दोनों मिलके याद कर रहे हैं कि जब वो ज़िंदा थे तो वो चीज़ें अब नहीं रहीं क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। He wonders if any of the gentler emotions such as love or pity still exist in her after death. तो वो उससे पूछ रहा है कि जो जेंटल इमोशंस थे लाइफ टाइम में उसकी, जैसे लव है, पिटी है, तो क्या वो अब भी उसके अंदर है जब उसकी डेथ हो चुकी है। The mention of her voice quavering and her face growing pale suggest a reflection on her final moments and the emotional impact these memories still hold for him. तो ये जो चेहरे का पीला होना जो पोएट ने बोला है, वो दोनों सोचते हैं कि क्या उसकी मौत के बाद भी, उसकी वाइफ के मरने के बाद भी, क्या वो प्यार और भावना अभी भी मौजूद है या वो ख़त्म हो चुके हैं। Now next stanza number 6.
saw your ghostly form in the room by the stream. तो अब पोइट जो है अपनी वाइफ को बोल रहा है, तो उस धारा के पास उस कमरे में तुम्हारा जो वो घोस्ट वाला अपीयरेंस है, वेयर द वेलफुल विलो वैग्ड आई शुड होल्ड, तो जहाँ शोक से भरे हुए विलो के जो पेड़ हैं वो जब कभी हिलते थे तो मैं उनको पकड़ लेना चाहता था. टू माई स्पिरिट नाउ बट वेयर इज़ स्ट्रॉन्ग, तो मेरे मन में लेकिन वो ताकत अब नहीं रही, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा. ओह वेयर इज़ द स्ट्रॉन्ग सोल ड्रॉन टू मी. अब पोइट बोल रहा है, ओ क्या वह मजबूत आत्मा कहाँ है जो मुझसे जुड़ी थी. वो अपनी वाइफ को याद कर रहा है क्योंकि वो बिल्कुल उसके बिना वीक हो चुका है बिल्कुल. वेयर इज़ द फ्लैश दैट गॉट माई क्राई, और वो शरीर कहाँ है जिसने मेरी पुकार को सुना था, जो हमेशा मेरी पुकार को सुनती थी. एंड लाफ्ड व्हेन आई मेट यू वन विंटर्स डे, और जब मैं हंसा था जब मैं तुमसे एक दिन सर्दियों में मिला था. तो यहाँ पर पोएट अपने इमोशंस, अपनी मेमोरीज़ को उस अपने वाइफ के घोस्ट के साथ शेयर कर रहा है. सो इन दिस फाइनल स्टेंजा हार्डली रिकॉल्स अ स्पेसिफिक मेमोरी ऑफ अ प्लेस बाय अ स्ट्रीम वेयर अ विलो ट्री वेवर्ड. तो यहाँ पर उसने एक स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक जगह को अपनी मेमोरी से हम लोगों के सामने निकाल कर लाया है, जहाँ पर जो विलो के जो ट्रीज़ थे वो हिलते थे वहाँ पर. ही विशेज़ टू, एक स्ट्रीम के पास थे वो. ही विशेज़ टू होल्ड ऑन टू हिज मेमोरी येट ही लेमेंट्स द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोल दैट वंस वॉज ड्रॉन टू हिम. वो इन सब मेमोरीज़ को अपने साथ हमेशा रखना चाहता था, लेकिन फिर दुख प्रकट करता है कि वो अब जो स्ट्रॉन्ग सोल जो थी, जिसको मैं पकड़ लेना चाहता था, वो मेरी एक ताकत थी, वो अब है ही नहीं, वो कहाँ चली गई. ही मिसेस द फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ हिज वाइफ, तो उसकी अब उस वाइफ की फ़िज़िकल प्रेजेंस को भी मिस कर रहा है. जो फ्लैश मीन्स जो उसका शरीर था, दैट रिस्पॉन्डेड टू हिज इमोशंस एंड शेयर्ड इन हिज लाइफ. तो जब वो फ्लैश मतलब जब वो उसकी वाइफ मतलब लिविंग उसमें थी, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, तो हमेशा उसके जो भी पोएट के जो इमोशंस होते थे उसको रिस्पॉन्स देती थी और शेयर करते थे वो एक दूसरे से अपने सुख दुख. The reference to a winter's day bring a sense of coldness and finality, emphasizing the deep sense of loss. तो वो अपना जितना भी लॉस वो फील कर रहा है अपनी वाइफ के जाने से, वो सब अपनी इन मेमोरीज़ के थ्रू पोइट ने यहाँ पर शेयर किया है. नाउ कंक्लूजन. After a Journey is a deeply emotional poem that captures Hardy's mourning process. मतलब ये एक भावनात्मक कविता है जिसमें हार्डी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है. Through vivid imagery and introspective questioning, Hardy navigates his grief, longing for a connection with his deceased wife, while coming to terms with the irrevocable separation that death has imposed. तो यहाँ पर आफ्टर अ जर्नी जो है बहुत ही एक भावनात्मक पोएम है जिसमें हार्डी अपनी वाइफ की डेथ के बाद जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी मेमोरीज़ हैं, वो हम सबसे शेयर कर रहा है इस पोएम के थ्रू. वो उन मेमोरीज़ को और उनके बीच जो दूरी हो गई थी
दोनों हस्बैंड वाइफ के उसको फील करता है, और इस जो उसकी जो जर्नी है इसमें अपने प्यार की जो उसकी अनंतता है वो हम लोगों के सामने उसने इन लाइंस में एक्सप्रेस की है। एंड होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम।